प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ कस्में वगैरह खिला दी थी और वो केवल इसलिए कि ताकि आप पढ़ सकें। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज मैं केवल आपको बताऊँगा जो मैंने आपसे कल वो क्वेश्चंस किए थे, केवल आपको आज मैं वो बातें बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे कोई शब्द सब्जेक्ट के तौर पर लिखा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। प्लस मैंने वहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे थे कि आखिरकार कौन कौन से वो टेंस होते हैं जिनका हम लोग पैसिव बनाते हैं, कौन कौन से वो टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनाते हैं, और क्यों नहीं बनाते हैं ये भी मैंने पूछा था। तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस ज़रूरी है कि आप केवल मेरे साथ में अंत तक बने रहें। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि आपको पता है कि आपके टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो सबको मालूम है ना। इनके आपके देखिए आपके 4 पार्ट भी होते हैं, सबको पता होंगे। 4 पार्ट जिसके होते हैं ऐसे करके, ये आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, दूसरा यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस, तीसरा यहाँ पर आपका परफेक्ट, और चौथा यहाँ पर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो आपको मालूम है। इसी तरीके से पास्ट के भी आपके 4 हिस्से होंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से आपके फ्यूचर की भी बच्चों कर लीजिएगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, बहुत से लोगों को ये टेंस के नाम तक नहीं याद होते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो शायद उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती, लेकिन उनको चारों ये आपके जो 12 टेंस होते हैं ना, इनके नाम तक नहीं पता होते हैं। तो आप लोगों को इसके नाम याद करने का एक तरीका ये है कि आप लोग पहले केवल ये 3 नाम याद रख लीजिए और केवल आप लोग ये 4 नाम याद रख लीजिए, और इस तरीके से बस सबके साथ में, इन सब के साथ में इसको केवल आप लोग जोड़ते जाइए, आपका आसानी से याद हो जाएगा यदि नहीं याद है तो देखिए, सबसे पहला सवाल था कि आखिरकार जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन कौन से आपके वो 8 टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो ये समझने के लिए आपको इसके देखिए 3 टेंस, पास्ट के भी आपको यहाँ पर 3 टेंस, और आपको फ्यूचर के भी यहाँ पर जो है 2 टेंस है। केवल 3 इसके और 2 इसके आप लोगों को ये रखने याद। यही केवल 8 वो टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो कौन कौन से 3 इसके बेटा आप लोगों को जोड़ने हैं। तो ऊपर के इसके भी 3, ठीक है। और इसके आपके जो 2 हो हैं तो इसके 2 कौन कौन से हैं। इसके 2 केवल आपका एक तो इंडेफिनिट होता है और एक इसका केवल आपका परफेक्ट होता है। तो इस तरीके से 8 टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, इसमें देखिए पास्ट के 3 आपका पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की। फ्यूचर में दी आप लोग यहाँ पर समझेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट की प्लस आपका फ्यूचर परफेक्ट की, इनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। बाकी के आपकी ये 4 वो टेंस हैं कि जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो इनको याद भी आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, इनके याद करने का एक तरीका भी है कि जो इन तीनों टेंसों के नीचे वाला जो आपका टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि तीनों के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। और साथ में फ्यूचर में आपको एक नाम और भी याद रखना होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब आपका सबसे बड़ा वो
प्रश्न है कि कौन कौन से वो टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ये तो आपको पता चल गया। और उससे भी बड़ी बात आपको यह सीखनी है कि आखिरकार हम लोग इस प्रकार के टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं, तो आज मैं आपको इसका भी कारण बताऊंगा। केवल बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की बातें याद हो गई ना कि कौन कौन से वो 8 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनानी है और कौन से वो 4 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। तो पहले तो आपको सब के नाम पता हो और नीचे के सब के तीनों को हटा दीजिए, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हटा दीजिए, आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है, और उस रूल के बिना कभी भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। कोई भी आपका टेंस लिखा होगा, यदि आप उसकी पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे उस टेंस की, तो उसमें आपको वो नियम लगाना कंपलसरी ही है, उसके बिना कभी भी नहीं बन सकता है। और उस नियम को समझने के पहले मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, आपको टेबल पहले केवल लिख लेनी है या केवल मेरे साथ साथ उसको पढ़ते जाना है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये टेबल आखिरकार मैंने कैसे बना दी, इसमें से किस विशेष बात का ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए एक तरीके से लिख दूँ कि एक तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखूंगा एक्टिव वॉइस की क्रिया, और दूसरी ओर आपको यहाँ पर ये लिखा है पैसिव वॉइस की क्रिया। हम शॉर्ट में बेटा लिखेंगे। ठीक, अब इस चीज को केवल आपको यहाँ पर समझना है, एक्टिव वॉइस की क्रिया प्लस आपके पैसिव वॉइस की भी क्रिया, ये चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी बच्चों, समझनी ही है। देखिए बेटा, ये तो आपकी पूरी लिखी टेबल, ठीक है ना। और आपका यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ये क्रिया दी जाएगी तो पैसिव वॉइस के वाक्य में आपको इस प्रकार की वर्ब को लगाना पड़ेगा। ये पूरी मैंने यहाँ पर एक प्रकार से केवल अभी टेबल लिखी है, लेकिन आपको इतनी बड़ी टेबल देख करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको टेबल अभी एक एक करके पूरी लर्न करा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पता भी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, जो दूसरे नंबर का था, कि यदि हमें किसी अंग्रेजी के वाक्य को पहचानना है कि वो पैसिव में है कि नहीं है, तो इसको पहचानना आप लोगों ने सीखा था, और पहचान के रूप में से वहाँ पर आप किस टाइप के शब्द थे ये, इस तरीके के वहाँ पर ये शब्द थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, प्लस इन सब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको लिखा हुआ था। यही आपके पैसिव वॉइस के वाक्यों की पहचान है, और यही आप लोगों की पूरा सब कुछ इस टेबल में भी लिखा है। देखिए बेटा, जब भी हम लोग पैसिव वॉइस का
वाक्य बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के वाक्य बनाने के लिए एक आपका कॉमन सा रूल होता है, और वो कॉमन सा रूल आपका बिल्कुल आसान है, और ये मैं आपको पहले एक बार बता भी चुका हूँ। उसके पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आपको ये बताना है कि जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या पैसिव बनाने में हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाने में टेंस का परिवर्तन करना पड़ता है? मैं पूछ रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव बनाते हैं तो क्या हम लोग उसमें से टेंस का परिवर्तन करते हैं? और यदि आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब आपके पास में अभी अधूरी जानकारी है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने में कभी भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, और केवल पैसिव बनाने में मात्र आपको वर्ब बी के रूपों का ही प्रयोग करना होता है, और इनके साथ में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है बस। और वही सारी बातें पूरी आपकी इस टेबल पर भी लिखी हुई हैं। आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलना होता है, ना ही तो आप कभी भी टेंस बदलिएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कौन कौन से जो है शब्द लगाने और आपको कब लगाने। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा इज एम आर, ये भी आपके देखो वर्ब बी के जो रूप हैं। ये लिखा आपका वॉज और वर, ये भी आपके वर्ब बी के क्या है रूप हैं। बी, बीइंग, बीन, ये भी आपके वर्ब बी के ही रूप हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय इज एम आर कब लगाएंगे, तो बिल्कुल आसान होता है कि यदि आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उसकी पैसिव बनाने में आपको वहाँ पर इज एम आर लगाना है, प्लस इज एम आर के साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, इसी तरीके से यदि आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो है क्या करना है, वॉज और वर लगाना है, और वॉज और वर के साथ में आपको मात्र मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इसी वजह से टेबल में आपके लिखा हुआ है कि डू, डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है ईएस। तो ये पूरी पहचान आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है, और जब आपका एक्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो वहाँ पर क्या कर देंगे, इज एम आर और उसके साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए ये डिड और ये आपके मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। इसलिए जब भी हम लोग इसका यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर लगा देंगे, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। केवल आपको ये इन दो टेंस के नाम से याद रखना है, बाकी सब में यह तो आपको केवल देखिए वहाँ पर बी जुड़ा होगा, यह तो बीइंग जुड़ा होगा, और यह तो वहाँ पर आपका केवल बी ने जुड़ा होगा। केवल इन दो के अलावा बाकी सब के साथ में यह तो बी, बीइंग या बीन, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना है। केवल इन दो को मात्र याद रखिए। बाकी जैसे देखिए आपका लिखा इज एम आर, ठीक है ना, तो इज एम आर के साथ में यहाँ पर आपको कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, बीइंग। ये क्यों जुड़ा हुआ है उसके पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि बी जो होता है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, बीइंग जो होता है तो बीइंग आपके यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म है, और ये जो बीन लिखा हुआ बच्चों, तो बीन यहाँ पर आपकी क्या ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, और ऐसा एक नियम होता है कि एक्टिव के वाक्य में, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव से जब पैसिव बनाना है तो आपको केवल दो चीज़ें समझनी है, एक तो एक्टिव का टेंस और कभी कभी आपको एक्टिव की क्रिया। ठीक है, तो एक्टिव के वाक्य में आपको केवल ये समझना है कि एक्टिव के वाक्य में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म दी गई है। आपको मात्र यह समझना है कि एक्टिव वाक्य में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म दी गई है, और यदि एक्टिव के वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो वहाँ पर आपको बी जोड़ना है। यदि एक्टिव के वाक्य में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म दी जाए तो वहाँ पर आपको जो है बीइंग जोड़ना है, और यदि एक्टिव के वाक्य में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म दी जाए तो वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, बीन जोड़ना है। और वही बातें आपके यहाँ भी लिखी हुई हैं। जैसे आप लोग देखिए कि इज एम आर ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं सब में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है। इसीलिए इज एम आर के साथ में क्या कर देंगे, बीइंग शब्द केवल लगा देंगे, तो बन जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग और आपका आर बीइंग।
क्यों लगा दिया, पता चल गया आप लोगों को कि आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए इज एम आर के साथ में केवल बीइंग शब्द जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से देख लीजिए, ये जो आपका वॉज और वर लिखा है, वॉज और वर आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में भी मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए आपको वॉज और वर के साथ में भी केवल बीइंग शब्द जोड़ना है, तो वॉज बीइंग और आपका वर बीइंग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हैज और हैव, ये बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। जितने भी आपके परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनमें हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हैज और हैव के साथ में आपको यहाँ पर बीन शब्द केवल जोड़ना है। तो हैज और हैव के साथ में क्या आपका हो जाएगा, हैज बीन और आपका हैव बीन। अब ये देखिए लिखा हैड आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब पास्ट परफेक्ट में भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर आपको हैड बीन लगाना पड़ेगा। अब ये अगला लिखा बच्चों आपका शैल हैव और आपका विल हैव। अगला लिखा बच्चों आपका ये शैल हैव और आपका विल हैव, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर शैल हैव बीन और आपका विल हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट में तो हमेशा मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म ही आती है। क्लियर, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो नीचे लिखा शैल और विल, इसके बाद में नीचे मैंने अलग से लाइन खींच दी थी, वो इसलिए कि आपके केवल जिन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है आपके ये नीचे लिखे हैं, बाकी जिन 4 की नहीं बनाई जाती वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा रहा हूँ। और इन 8 के अलावा भी बहुत से ऐसे टेंस होते हैं जिनकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। 8 उन टेंसेस के अलावा भी बहुत से ऐसे टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। कैसे टेंस, कि जिनके साथ में कैन या मे लगा हो, जिस टेंस में आपका कुड या माइट जैसी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ हो, जिनमें शुड वुड इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो उनकी भी पैसिव वॉइस बनती है। देखिए इसको आप लोग कैसे रखेंगे याद, यहाँ पर सेल और विल दिया गया है, तो सेल और विल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ में हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए सेल और विल के साथ में केवल आपको सेल भी और विल भी मात्र लगा देना है। देखिए ये जो जितने शब्द लिखे कैन में से लेकर के आपका सेल हैव टू और आपका विल हैव टू तक, तो इनके सबके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनके सबके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए इन सभी शब्दों के साथ में केवल आपको बी शब्द जोड़ देना है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है कि जिस एक्टिव वॉइस के वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी वहां पर आपको केवल बी शब्द जोड़ना है उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में। और जब कैन में से लेकर के यहाँ तक के जितने भी शब्द लिखे हैं इन सभी के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, इसलिए इनके साथ में केवल आपको बी शब्द जोड़ देना है। बिल्कुल आसान है। कैन के साथ में कैन बी, मे के साथ में आपका मे बी, कुड माइट के साथ में आपको कुड बी और माइट बी, शुड वुड के साथ में पूरा हो जाएगा मस्ट और आर टू। यहाँ से थोड़ा सा ये समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका लिखा इज टू, एम टू और आपका आर टू, यहाँ पर आपका लिखा इज एम आर। इनमें बेटा अंतर है कि जब आपको यहाँ पर इज के बाद में टू लिखा हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। जब वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू या आपका शैल हैव टू या आपका विल हैव टू लिखा हो तो ये समझिएगा कि इन सब के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। और जब इन सब के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इनके साथ में आपको बी वर्ड ही केवल जोड़ना पड़ेगा, ठीक। जबकि देखिए यहाँ पर इज एम आर लिखा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बीइंग लगाना है। वॉज और वर होगा तो वहाँ पर केवल आपको बीइंग लगाना है, लेकिन यदि यहीं पर आपका टू लगा होगा तो इनके साथ में आपको केवल बी लगा देना है। याद हो जाएगा ना। अगला देखिए ये भी लिखा आपका लास्ट में मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव और आपको ऑट टू हैव। ये शब्द अभी आपके ऊपर जस्ट लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों के साथ में हैव शब्द नहीं लिखा है, ठीक है ना। और जब भी आपका मस्ट, शुड, कुड, वुड और ऑट टू के साथ में हैव दे दिया जाए तो ये क्लियर होता है कि इनके साथ में आने वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है। इसलिए जब इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाएंगे तो इन सभी क्रियाओं के साथ में आपको केवल बीन वर्ड और भी जोड़ देना होगा, बाकी आपका एज इट इज ही आएगा। याद हो जाएगा ना आप लोगों को ये भी।
तो देखिए बेटा बिल्कुल आसान है, आपको पूरी टेबल ये लर्न करनी है, ठीक है ना। और आप लोगों को यदि टेंस के अकॉर्डिंग याद हो जाए तो ठीक है, यदि टेंस के अकॉर्डिंग आपको याद ना हो तो मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बता दिया है कि यदि आपका वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो वहाँ पर इज एम आर के साथ में जो है थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यदि आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य आपका सिंपल पास्ट में है तो वहाँ पर आपको जो है, मैंने आपको देखे बेटा बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है कि यदि आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो वहाँ पर आपको इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और यदि आपके एक्टिव वॉइस का वाक्य सिंपल पास्ट में हो तो वहाँ पर आपको वॉज और वर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसके अलावा आपके जितने भी टेंस होंगे, कोई भी टेंस हो, सबके लिए जिस टेंस में एक्टिव वॉइस लिखा हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में केवल आपको बी, बीइंग और बीन शब्द केवल जोड़ते जाना है, ठीक है। यदि उस एक्टिव के वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वहाँ पर आपको केवल जो है बी लगा देना है। यदि उस एक्टिव के वाक्य में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म होगी तो वहाँ पर आपको बीइंग लगा देना है। और यदि एक्टिव के वाक्य में आपकी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी तो वहाँ पर आपको केवल बिन लगा देना है। इतनी सी बात है और यही बात पूरी आपके इस टेबल में लिखी हुई है। अभी बेटा आपकी एक बात बची है, वो बात ये बची जा रही है कि मैंने आपको जो है ये पूछा था आपसे कि जो 4 टेंस होते हैं जिनकी हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और साथ में आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इस 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो क्यों नहीं बनाते, देखिए आज मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न बिल्कुल आसान है कि किसी भी पैसिव के वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पैसिव के वाक्य में इन बी, बीइंग और बीन, केवल इन्हें 3 की बात कर रहा हूँ, किसी भी पैसिव के वाक्य में बी, बीइंग, बीन में से किसी भी 2 रूप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या ये कह लीजिए कि किसी भी पैसिव के वाक्य में बी, बीइंग, बीन में से केवल एक रूप का ही प्रयोग किया जा सकता है। यह तो मात्र बी का यूज होगा, यह तो मात्र आपका बीइंग का यूज होगा और यह तो आपका मात्र वहाँ पर बीन का यूज होगा। एक वाक्य में हम लोग एक साथ किन्हीं भी 2 शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए बी और बीइंग या बीइंग और बीन या आपका बी और बीन, इस तरीके से 2 शब्दों का यूज कभी भी साथ में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग उन 4 टेंस की पैसिव कभी भी नहीं बनाते हैं। अब जैसे यदि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से भी बता दूं, यदि मान लीजिए कि कोई आपका वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो आपका शैल भी आएगा और या तो वहाँ पर आपका क्या आएगा बच्चों, विल भी आएगा। क्लियर। यदि कोई आपका वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो उसके जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो आपका शैल भी मिलेगा और या तो वहाँ पर आपका विल भी मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म होती है और जब हम लोग ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमको बीइंग शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो शैल बी बीइंग यहाँ पर हमको लिखना हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो कि आपका गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बी और बीइंग 2 रूपों का यूज एक साथ में हो गया है। तो ये केवल आपकी बात है कि आखिरकार हम उन 4 वाक्यों के पैसिव क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन ये केवल आपकी जो एक ग्रामर होती है जिससे आप लोगों को केवल मार्क्स में मिलने हैं, उसमें अकेले आप लोगों को ये नियम ध्यान में रखना है। बाकी जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें हम लोग सभी टेंस के पैसिव बना लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उसमें भी 4 टेंस के पैसिव नहीं बनानी है, ठीक है ना। तो जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें आपको सब के आप लोग बना सकते हो। बाकी जो ये है जो हम लोग यहाँ पर ग्रामर के रूप में से पढ़ रहे हैं इसमें आप लोगों को 4 की नहीं बनानी है। क्लियर। और एक बात और बेटा कि आप लोगों को पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए। यदि आप लोग वाकई में पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो मैंने एक टेबल देखे पिछले वीडियो में समझाई थी और एक टेबल आपके यहाँ पर इस वाले वीडियो में है। इसको आप लोग एक बार पढ़िए ज़रूर, क्योंकि यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको आने वाला नहीं है। आपको ये बिल्कुल समझना ही होगा और आपको याद करना ही होगा और बहुत ही आसान है। कल मैं आपको एक बार इसको फिर से पहले रिवाइज करा दूंगा सिंपल शब्दों में, ठीक है। और यदि आप को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भैया अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।